प्रशांत यादव जी हमारे प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के, और अंकुश भाई ने अभी बहुत अच्छा काम किया। मेरठ के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने गरीब आदमी की जान बचाने की कोशिश की, सफल नहीं हो पाए प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से। मुजफ्फरनगर के हमारे जिला अध्यक्ष अरविंद बाल्यान जी, हमारे रोहिलखंड प्रांत के सभी जिलों के अध्यक्ष, साथियों और दोस्तों, एक बार पहली बात तो जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए। आवाज दो, आवाज दो। जब मैं एक कार्यक्रम बना रहा था तो मेरे दिमाग में कई सवाल आए, क्या विषय रखा जाए। पिछली पदयात्रा हम लोगों ने की थी सरयू से संगम तक, उसमें मुद्दा रखा था रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। क्या उसी सवाल पे पदयात्रा की जाए? क्या उसी सवाल पे इस जोन के अंदर भी हमारी पदयात्रा चलेगी? कई लोगों की अलग अलग राय थी, लेकिन इस बीच एक घटना हुई। मुझे पता चला उत्तर प्रदेश में SIR के नाम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ये तीनों मिलकर 3.5 करोड़ वोट काटना चाहते हैं। तो मैंने तय किया कि अब ये लड़ाई वोट को बचाने की लड़ाई होगी, संविधान को बचाने की लड़ाई होगी, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई होगी, चुनाव को बचाने की लड़ाई होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसके पहरेदार आप बनोगे, इसके चौकीदार आप बनोगे। आपको बचाना है अपना वोट, और ये वोट की ताकत कोई मामूली ताकत नहीं है मेरे दोस्तों, याद रखना। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देश का संविधान लिखा तो एक लंबी बहस चली, औरतों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आदमी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पढ़े लिखे को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, अनपढ़ को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, दलित को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मुसलमान को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पिछड़े को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आदिवासी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा देश के राष्ट्रपति और गांव में रहने वाले मजदूर सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, और उसकी बदौलत आज राष्ट्रपति के वोट की गिनती कितनी होती है भाई? 1। प्रधानमंत्री के वोट की कितनी कितनी होती है? सांसद के वोट की गिनती कितनी होती है? 1। मंत्री के वोट की गिनती कितनी होती है? 1। मुख्यमंत्री के वोट की गिनती कितनी होती है? 1। किसान के वोट की गिनती कितनी होती है? 1। मजदूर के वोट की गिनती कितनी होती है? 1। होती है कि नहीं होती? महिलाओं के वोट की गिनती कितनी होती है? एक ही वोट गिना जाता है, एक ही वोट गिना जाता है। एक वोट के मामले में सब लोग समान हैं, सब लोग बराबर हैं। ये अधिकार किसी और ने नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बदौलत हमको मिला। और इसी वोट की खातिर मुख्यमंत्री को भी आपके सामने झुकना पड़ता है, प्रधानमंत्री को भी आपके सामने झुकना पड़ता है, सांसद को भी आपके सामने झुकना पड़ता है, विधायक को भी आपके सामने झुकना पड़ता है। अगर जिस दिन वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा तो ये तो डंडा मार के हमको अपने घर से निकाल देंगे। नहीं निकाल देंगे बताओ। तो ये जो पद यात्रा है
इस पदयात्रा का मकसद है वोट को बचाना, अपने स्वाभिमान को बचाना, अपने सम्मान को बचाना। अगर आपका वोट बचेगा तो फिर लोकतंत्र बचेगा, देश का संविधान बचेगा, आपका अधिकार बचेगा। जो नेता आपके लिए काम करेगा वो चुना जाएगा, जो नेता आपके लिए काम नहीं करेगा उसको जनता हरा देगी। ये अधिकार आपके हाथ में होना चाहिए, आपको अपना सेवक चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए इस वोट पर हम कोई डकैती नहीं डालने देंगे। हमने सुना था स्कूटर चोर होते हैं, साइकिल चोर होते हैं, गहना चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, जंजीर चोर होते हैं, लेकिन हमने इस देश में पहली बार देखा नरेंद्र मोदी जी और ज्ञानेश कुमार जी वोट चोर पैदा हो गए हैं। वोट चोर। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय भैया संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। वोट की चोरी करते हैं और हर चीज में, हर गुनाह में अपने आप को बचाने का काम करते हैं। अभी देश की संसद चली मेरे दोस्तों, हमने कहा प्रदूषण पे बात करो, कहते नहीं करेंगे। हमने कहा खाद की बोरी किसानों को नहीं मिल रही, इस पे बात करो, कहते नहीं करेंगे। हमने कहा बीएलओ की मौत हो रही है हिंदुस्तान में, उस पे बात करो, कहते नहीं करेंगे। हमने कहा बेरोजगारी के सवाल पे बात करो, कहने लगे नहीं करेंगे। अरे हमने कहा रुपया लगातार गिर रहा है प्रधानमंत्री जी, उस पे बात करो, कहने लगे नहीं करेंगे। क्या हमने कहा फिर बात किस पे करोगे? कहने लगे हम वंदे मातरम पे बात करेंगे। हमने कहा ठीक है वंदे मातरम पे बात करो। वंदे मातरम पे उन्होंने बात किया। वंदे मातरम पे भारतीय जनता पार्टी और उनके पुरखों का कतरा 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 कर करके मैंने कूड़ेदान में डाल दिया। संजय भैया, संजय भैया, ये लोग बात करते हैं देशभक्ति की, ये बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की। अरे ये देश आजाद हुआ जब शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा। ये देश आजाद हुआ जब शहीद सुखदेव और राजगुरु ने फांसी के फंदे को चूमा। ये देश आजाद हुआ राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान से, रोशन सिंह के बलिदान से। ये देश आजाद हुआ शहीद अशफाकुल्लाह के बलिदान से। ये देश आजाद हुआ राजेंद्र रहली के बलिदान से। ये देश आजाद हुआ जब 16 साल के खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को चूमा, तब ये देश आजाद हुआ। किसी बीजेपी के पुरखे के बलिदान से आजाद नहीं हुआ। हमने पूछा तुम वंदे मातरम में बहस करना चाहते हो, करो, लेकिन जरा अपने बाप दादाओं से पूछकर 4 नाम लेकर आना आरएसएस के लोगों का जो वंदे मातरम लगाकर जेल गए हो। 4 नाम हमको बता दो। गजनी मोड में चले गए, गजनी मोड, भूल गए, याद ही नहीं रहा क्या पूछ रहे संजय से। 4 नाम नहीं बता पा। हमने कहा वंदे मातरम पे बहस हो गई, कहने लगे हाँ हो गए। हमने कहा आप प्रदूषण पे बात कर लो, कहने लगे नहीं बात करेंगे। 20 लाख लोग मेरे दोस्तों हर साल इस मुल्क में प्रदूषण से मरते हैं। 20 लाख लोग हर साल। उस पे देश की संसद में 20 सेकंड भी भारत का प्रधानमंत्री बात नहीं करता। आप सोच सकते हैं देश के प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता, आप सोच सकते हैं वो देश की समस्याओं से कितने बेपरवाह है। आज 91 रुपए से ज्यादा कीमत डॉलर की हो गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को उसकी चिंता नहीं। आज अमेरिका भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है। अरे अमेरिका तो छोड़ो, अब मैक्सिको जैसा देश आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है। हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आज उसके बारे में देश के संसद में चर्चा करने के लिए फुर्सत नहीं है। सरकार फुर्सत नहीं है। हम खबरें रोज पढ़ते हैं, यही मुरादाबाद में एक बीएलओ की मौत हो गई, सर्वेश सिंह नाम था है, सर्वेश सिंह। रोते हुए वीडियो बनाया उसने। दबाव बनाया जाता है हमारे ऊपर, कहा जाता है चोरी करो, वोट की चोरी करो, वोट की चोरी करो। हम नहीं कर सकते, हम अपनी जान ले रहे हैं।
आप कल्पना कीजिए 40 से ज्यादा बीएलओ हिंदुस्तान में आत्महत्या कर चुके हैं। तुम्हारी इतनी तानाशाही, वोट चोरी का इतना जबरदस्त जुनून आपके दिमाग में सवार है। आप चाहते हैं आपकी वोट चोरी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोग अपनी जान दे दें। लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, दुनिया में बड़े बड़े तानाशाह आए मोदी जी, जनता ने जब चाहा उनको उखाड़ कर फेंक दिया। आपकी सत्ता भी एक न एक दिन जाएगी। नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ। ये लोकतंत्र है। जिन लोगों ने आपातकाल लगाया था इस देश के ऊपर, उनको भी गुमान था नहीं जाएंगे। 77 में देश की जनता ने साफ कर दिया। जिन लोगों ने तानाशाही किया, भ्रष्टाचार किया, बड़ी बड़ी सरकारों को जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए चुनाव जीतना है तो मुद्दों पर जीतो, चुनाव जीतना है तो जनता के लिए काम करके जीतो, चुनाव जीतना है तो बिजली देकर जीतो, पानी देकर जीतो, शिक्षा देकर जीतो, रोजगार देकर जीतो, अस्पताल में दवाएं देकर जीतो। जीतना है तो लोगों के दिल पर राज करके जीतो, नफरत फैलाकर मत जीतो। आप नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान जहां 144 करोड़ लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, सब मिलकर साथ रहना चाहते हैं। आप भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। रोज नई नई बातें, रोज नया नया झगड़ा, ये नहीं तो ये झगड़ा, झगड़ा के बाद रगड़ा। कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। हम किस हिंदू धर्म को मानते हैं? रामपुर के लोगों, मैं इस मैदान में कांसीराम कॉलोनी के बीच में कहना चाहता हूं, हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जो हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जो हिंदू धर्म कहता है पूजा की समाप्ति के बाद हम अपने भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये है हिंदू धर्म। हम पूरे विश्व के कल्याण की कल्पना करते हैं और मोदी जी कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना, प्राणियों में झगड़ा हो, प्राणियों में लड़ाई हो। अभी हमारी बिटिया यहां पे बोल रही थी, अलीजा बोल रही थी। उसने कहा कि अंकल, यहां बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। मैं इसलिए पढ़ सकती हूं कि मेरे पिताजी सक्षम है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। सरकारी स्कूल में भी यहां के बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि सरकारी स्कूल में सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है। नमक रोटी खाने को मिलती है मिड डे मील में। कई बार खबरें आती हैं, चींटी पड़ गया चावल में, छिपकली गिर गई, मिड डे मील बर्बाद हो गया, स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये एकमात्र आम आदमी पार्टी है मेरे दोस्तों जो बच्चों का स्कूल बचाने के लिए पूरे प्रदेश में हम लोगों ने आंदोलन किया। मैं एक एक अपने कार्यकर्ता को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। हो सकता है हमारी उतनी बड़ी ताकत नहीं, हो सकता है उत्तर प्रदेश में हमारे विधायक और सांसद नहीं है, लेकिन हमारे सीने में एक दिल है जो धड़कता है गरीब के लिए, बच्चों के लिए, उनके स्कूल के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके अस्पताल के लिए। और मैं अपनी इस मीडिया को आश्वासन देना चाहता हूं, जब भी उत्तर प्रदेश में हमारे पास ताकत आई, पहला काम उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूलों और अस्पतालों का होगा, ये भरोसा दिलाना चाहता हूं। जिंदाबाद। और जब तक सत्ता की ताकत नहीं है तब तक सड़क की ताकत से काम कराएंगे, लेकिन घर नहीं बैठे, घर नहीं बैठे। और आप ये दबाने और डराने की कोशिश मुझे तो मत करना। 3-4 दिन से धमकी दे रहे हैं भाजपाई, इतना बौखला गए वंदे मातरम पे। मैंने इनको पूरे देश के सामने एक्सपोज कर दिया। क्या गलत किया भाई?
बहुत बढ़िया। क्या गलत किया? हमसे सवाल पूछ रहे थे, मैंने कहा ये बताओ भाजपाइयों, जहां से तुम लोग निकले हो उस आरएसएस ने 52 साल तक नागपुर के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, और 2001 में 3 लड़कों ने तिरंगा झंडा फहरा दिया तो 13 साल तक उनके ऊपर मुकदमा चलाया। किस जुर्म में? तिरंगा फहराने के जुर्म में। क्या आपको यकीन होगा कि ये लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, इनके आरएसएस के मुख्य पत्र में 28 दिसंबर 1949 को इन्होंने अपने मुखपत्र आरएसएस के मुखपत्र में पांचजन्य में लिखा, ये जनगण मन ये आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। आपके राष्ट्रगान को आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट कहा। आपको मालूम है कौन लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाई? ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में देश के साथ गद्दारी की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने चिट्ठी लिखा था अंग्रेज गवर्नर को कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। ये लोग हमसे देशभक्ति की बात करेंगे, ये हमसे तिरंगे की बात करेंगे, ये हमसे सबूत की बात करेंगे। आओ खड़े हो जाओ, जिस भी चौराहे पे खड़ा होना है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तुम्हारे पुरखों से ज्यादा देशभक्त रहा है, रहेगा और मरते दम तक रहेगा। अभी बौखला गए। मैंने क्या किया? एक योजना लेके आए, महात्मा गांधी का नाम बदल के कहने लगे जी राम जी योजना हो गई। यहां पे खड़े हैं अंजनी जी, इसकी लड़ाई आपको पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ानी पड़ेगी। मजदूरों का हक मारा गया है, 40% राज्य सरकार को पैसा देना पड़ेगा मनरेगा में। अब कोई काम नहीं होगा, लोगों की मजदूरी खत्म हो जाएगी। महात्मा गांधी का नाम इन्होंने बदल दिया। अरे महात्मा गांधी तो वो थे, गोली लगने के बाद भी जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने कहा हे राम। कहा नहीं कहा? कहा नहीं कहा? महात्मा गांधी वो थे जो हर दिन रघुपति राघव राजा राम का पाठ करते थे। मैंने कहा बेईमानो, तुम महात्मा गांधी का नाम बदल रहे हो। भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार होता है। श्री राम भी तुमको श्राप दे रहे होंगे कि तुम कैसे लोग हो, हमारे भक्त का नाम तुम बदलने का काम करते हो। मैंने कहा घोटाला तुम करते हो, अपराध तुम करते हो, भ्रष्टाचार तुम करते हो। मैंने कई राज्यों की खबर खंगाली। मनरेगा में भ्रष्टाचार, महाराष्ट्र में मनरेगा में भ्रष्टाचार, हरियाणा में मनरेगा में भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश में मनरेगा में भ्रष्टाचार, राजस्थान में मनरेगा में भ्रष्टाचार, गुजरात में। तो मैंने भाजपाइयों से जो कहा, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया मेरे ऊपर, मैंने कहा बेईमानो, तुमने राम जी का नाम इसके साथ लगा दिया। अब लोग क्या कहेंगे? गुजरात में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार भाजपाइयों ने जी राम जी के नाम पे कर लिया। उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों ने सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में जी राम जी के नाम पर कर लिया। तो मैंने यही बात कही, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए राम के नाम को बदनाम मत करो। देखो ऐ दीवानो, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। भाजपाइयों ने कहा राम राम जपना, पराया माल अपना। उनको यही करना है, हमको इनसे लड़ना है, डरना नहीं है। बहुत सारी लाइनें आज सुनाई आपको रैयान ने, लेकिन जो एक अच्छी लाइन उनकी जो मुझे लगी कि अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए हमें इसी नस्ल को अपने हक की खातिर लड़ना होगा, है? जो भी करना है इसी नस्ल को करना है? ये बात बिल्कुल सही है। तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? करना चाहते हैं ना? करना चाहते हैं। तो अभी ये 6 दिन की पदयात्रा है।
21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक। और इस पद यात्रा के दौरान हम रोजगार का भी सवाल उठाएंगे, किसान का भी सवाल उठाएंगे, मजदूर का भी सवाल उठाएंगे और वोट चोरी का भी सवाल उठाएंगे। इसी रामपुर में नूरजहां 80 साल की बुजुर्ग महिला बीमार थी, मैं उनके घर गया था मिलने के लिए, उनके नाम पे एफआईआर दर्ज कर लिया। इतनी हिम्मत आपकी। और जब मैं गया तो पूरा घर एकदम से डरा हुआ था, सहमा हुआ था, मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने कहा अरे ऐसा क्या हो गया? बोले नहीं, बहुत घबराहट है। तो क्या हो गया? अपने बच्चों का फॉर्म भर दिया। जिलाधिकारी से पूछा आपने एफआईआर क्यों की? बोले नूरजहां के दोनों बेटे कुवैत के नागरिक हैं और इसीलिए उन्होंने फॉर्म भर दिया विदेशी नागरिक का, हमने उनके ऊपर एफआईआर कर दी। मैंने कुवैत वालों से पता किया, बोले हमारे यहाँ तो नागरिकता देते ही नहीं किसी को। कुवैत किसी को नागरिकता ही नहीं देता। और यहाँ के जिलाधिकारी कह रहे हैं वो नागरिकता ले चुके हैं। तो चुनाव आयोग के नियम की भी जानकारी नहीं, सबके ऊपर कार्रवाई करना है आपको। आंगनबाड़ी कहाँ है? बीएलओ ड्यूटी में। शिक्षा मित्र कहाँ है? बीएलओ ड्यूटी में। लेखपाल स्कूल के टीचर कहाँ है? बीएलओ ड्यूटी में। अस्पताल का स्टाफ कहाँ है? बीएलओ ड्यूटी में। राजस्व विभाग का स्टाफ कहाँ है? बीएलओ ड्यूटी में। लेखपाल कहाँ है? बीएलओ ड्यूटी में। नगर पालिका का स्टाफ कहाँ है? बीएलओ ड्यूटी में। तो तुम भैया अपनी सनक को पूरा करने के लिए दिन रात यही सब काम करते हो। अभी बाबा हमारे कह रहे हैं हम डिटेंशन सेंटर बनाए, हम कह रहे पहले स्कूल बनाओ हमारे पैसे से। और अगर बांग्लादेशी कोई आपको मिल रहा है तो उसको अपने घर में आप रखिए, या तो उसको उसके देश में भेज दीजिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर कोई बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी मिल रहा है तो उसको हमारे पैसे से बिठा के यहाँ खिलाओ मत, उसको या तो उसके देश भेज दो और नहीं तो फिर अपने घर में रखो आप। गलत तो नहीं कह रहा? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय नियम है, कोई भी बांग्लादेशी आपको मिलेगा, पाकिस्तानी मिलेगा, आप उसको बाहर भेजिए उसके देश में वापस। वरना अगर डिटेंशन सेंटर बना के रखोगे तो हमारे टैक्स के पैसे से फ्री भोजन, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, सब कुछ, घर, सड़क सब बना के आपको देना होगा। तो जो मिल रहा है विदेशी नागरिक उसको भेजो, लेकिन जो देश के लोग हैं उनका अधिकार हम आपको छीनने नहीं देंगे। तो 6 दिन की यात्रा है, कितने लोग साथ में चलोगे? हाथ उठा के बताओ। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? यहां से लेके अमरोहा तक कौन कौन साथ में चलेगा? कितने लोग चलोगे? वाह, पक्का? मैं एक बार चेहरा देख लेता हूं तो मेरे आंख में फोटो खींच जाती है, याद रखना। अटेंडेंस भी होती है। तो इसलिए अच्छा चलो उतने दूर का नहीं, आज पहले दिन की परीक्षा होती है, गुप्ता जी की फोटो खींच लो भाई, वो कह रहे गुप्ता जी चलेंगे पूरे टाइम। गुप्ता जी की बात पर पूरा भरोसा है, हर कार्यक्रम में रहते हैं। अच्छा, यहां से लेके अंबेडकर पार्क तक कौन कौन साथ में चलेगा? दोनों हाथ उठा के बताइए। पीछे तक पूरा रामपुर में आपको साथ में चलना है और हाथों में झंडा लेके चलना है। झंडा तुमको बाद में और मिल जाएगा, जो झंडा अभी मिलेगा उसको लेके कुछ लोग आना चाहो तो अपने घर पे आके लगा लेना। देखो कुछ लोगों ने झंडा लगा लिया, अच्छी बात है। तो अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि अब इस वोट को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई यहां से अलग अलग जिलों में जाएगी और अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभाओं में जाएगी।
फैसल खान लाला से बात हुई है, अपनी विधानसभा में ये पदयात्रा कराएंगे और हमारे अंसार भाई अपनी विधानसभा में पदयात्रा कराएंगे। ठीक है, पक्का तैयार हो ना? चलिए, बहुत अच्छा। संजय सिंह एक बार जोरदार तालियां सभी साथियों के लिए। इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। देखिए, बाहर सड़क पर चलकर 3 या 4 लाइन लगाना होंगी। सबके हाथों में झंडा होगा, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। सबसे